नीलेश गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ अक्सर, क्या बताऊँ, ये आदत सी हो गई है। लेट करता नहीं हूँ, लेट हो जाती है, क्या करें। बॉलीवुड वाले गाना लिख के चले गए, उनके कारण मैं लेट हो जाता हूँ। ना वो गाना लिखे होते ना मैं लेट होता। गाना लिख देते हैं नालायक वो कि लेट होता नहीं, पता नहीं कैसे लेट हो जाता हूँ। वैसे ही मैं भी उनके गाने के चक्कर में लेट हो रहा हूँ मैं, और कुछ गड़बड़ी है नहीं। चलो टॉपिक पे आते हैं। आज की क्लास का कोडिंग करिए। और आज की क्लास भी वैसे तो हर रोज ही समझना है, बिना समझे पढ़ाई का कोई सेंस है ही नहीं। दूसरी चीज कि आज आप लोगों को जो वो एनसीईआरटी 4 भेजी गई हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास की, उसमें से कितना पढ़ लिए हैं और कितना नहीं पढ़े हैं क्या लिखे हैं। हाँ, तो गाने के वजह से बहुत कुछ हो जाता है। अब क्या करूं मैं, गाने के वजह से लेट भी हो जाता है आदमी, गाने के वजह से क्या क्या हो जाता है। टॉपिक पे आए तो वो चारों एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना ही है, और वो कल मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज आप लोगों को एनसीईआरटी एकदम पढ़ जानी है, चारों नहीं तो कम से कम शुरू के 3 तो पढ़ने हैं। इतने दिनों से अगर सो रहे होगे तो, इतने दिनों से पढ़ रहे होगे तो पढ़ ही रहे होगे, नहीं पढ़ रहे होगे तो आज 3 पढ़नी है। चलो 2 पढ़ लो आज, कल 2 में से क्वेश्चन पूछूंगा। लेक्चर की कोडिंग करो, समय खराब न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएं। अब लेक्चर की कोडिंग करते हैं। मेंस पेपर 3 है ये, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकाई 1 भौतिक विज्ञान चल रहा है। लेक्चर है 009C। और टॉपिक आज का जो होगा, टॉपिक तो जो चल रहा है वही चलेगा। टॉपिक आज का होगा, हम लोग आज सीखने वाले हैं बिंदु वस्तु क्या है। वस्तु की अवधारणा भौतिकी में तो बिंदु वस्तु। उसके साथ साथ हम सीखेंगे आज गति के प्रकार। और गति के प्रकार में इनिशियल स्टेज में आपको 3 बातें दिमाग में, जो कल की क्लास में नहीं हो पाई थी। कल की क्लास वैसे भी इतनी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी ये बच गए थे समझाने में। तो गति के प्रकार में हम अब बना लो फटाफट। गति के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे वही कल वाली बात। अगर बनाए होंगे तो आपकी कॉपी में बना हुआ है, मुझे लेक्चर बदलना है। लेक्चर का लेक्चर 009C हो गया है तो लिखना पड़ेगा एक विमीय गति, एक विमीय गति, फिर ऐसे ही द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल 2D मोशन, इंग्लिश में लिख देता हूँ। और अगला है 3D मोशन, 3D मोशन, 3 डायमेंशनल गति इत्यादि और भी चीज़ें पढ़ेंगे। बट इतनी बातें अभी हमने लिख लिया, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सिलेबस आज मैंने नहीं लगाया, तो सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए कि नए वाले सिलेबस में है गति, वेग, त्वरण, और पुराने वाले सिलेबस में था गति, बल एवं गति के नियम। तो ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। सिलेबस याद हो जाना चाहिए इतने दिनों से, मुझे याद हो गया है, आपको भी याद होगा। और लगा लेंगे, यहीं पर पड़ा हुआ है, जब मन करेगा तब लगा लेंगे फिर से। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले किससे, बिंदु वस्तु समझते हैं कि बिंदु वस्तु क्या है। बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। आप खूब साइंस पढ़े होंगे, लेकिन कभी आपका ध्यान इस पर गया ही नहीं होगा। और क्या भरोसा, गति है तो गति का अध्ययन अक्सर विज्ञान इसी को मान के चलता है। तो बिंदु वस्तु क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम अपने मन में धारणा ये बना लेते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब होता है, कुछ लोग अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा वस्तु जो बिंदु के आकार का हो उसको बिंदु वस्तु बोलते हैं। तो ये सब पागलपना है, ये सब ख्याली पुलाव हैं। ऐसे ख्याली पुलाव जो पकते नहीं हैं और नहीं खाए जा सकते हैं। समझिए है क्या बिंदु वस्तु का मतलब। मान लीजिए कोई यहाँ पे कार है, और इस कार की लंबाई इमेजिन कर लेते हैं, कार की लंबाई 3 मीटर है, लंबी कार है, 3 मीटर है, और ये
भोपाल से चलना शुरू होती है और चली आती है कहाँ, इंदौर तक। इंदौर पे आ जाती है ये कार। तो कम से कम भोपाल और इंदौर के बीच की दूरी जहाँ तक मुझे लगता है 200 किलोमीटर के आसपास तो है ही। और 200 किलोमीटर है, पहले ये समझ लो। 200 किलोमीटर मतलब 200 में 1000 का गुणा कर लोगे, 200 में 1000 का गुणा कर लोगे, इतना मीटर है, इतना मीटर है। तो हमने क्या देखा कि कार की लंबाई, हमने यहां देखा कि कार की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी के तुलना में, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है, गणना करने लायक ही नहीं है, नगण्य है, गणना करने लायक ही नहीं है। कैसे गणना करेंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये जेब में है, मेरे पास 1 रुपये जेब में पड़ा हुआ है और मेरे सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 लाख पड़ा हुआ है। तो तीसरा कोई देखने वाला होगा, बोला तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। सही बोल रहा है, क्योंकि गणना करने लायक ही नहीं हो, तुम लाइन में खड़े ही नहीं हो सकते उसके। वो 1 करोड़, आप 1 रुपये, क्या गणना करनी है 1 करोड़ के आगे 1 रुपये की? तो नगण्य बोल देते हैं, गणना करने योग्य है ही नहीं। वैसे ही हम देख रहे हैं कि कार के द्वारा चली गई जो दूरी है, या कार के द्वारा जो तय किया गया विस्थापन, अगर दिशा लेते हैं तो, दिशा नहीं लेते हैं तो दूरी, दिशा लेंगे तो विस्थापन, ये पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर है। तो जो ये दूरी, ये विस्थापन है, ये बहुत बड़ा है, जबकि कार या वस्तु की लंबाई बहुत छोटी है, नगण्य है। तो उस स्थिति में ये कार क्या हो जाएगा? इस कार को हम बोलेंगे कि ये बिंदु वस्तु है। कार क्या है? एक बिंदु वस्तु है। थोड़ा और समझ लो इस बात को, वैसे तो समझ में आ ही गया, मैं लिखवाऊं उससे पहले थोड़ा और समझ लो। ये है एक ट्रेन, और सब कल्पना करके मैं बता रहा हूँ, लंबाई में एग्जैक्ट नहीं रख रहा हूँ। ट्रेन एकदम ठीक ना बने तो आप लोग नाराज ना हो मुझ पर कि एक तो ट्रेन ठीक से बनाते नहीं हैं और फिर पढ़ा रहे हैं। भैया ट्रेन बनाना मेरा मकसद नहीं है, ये ट्रेन है। ट्रेन में आगे यहाँ बैठा हुआ है ड्राइवर, गाना बढ़िया गा रहा है, चला रहा है ट्रेन। इसमें पैसेंजर बैठे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं बढ़िया, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं, ये आप लोग बैठे हुए हैं। और ट्रेन का मैं लंबाई इमेजिन ही तो करना है, सोचना है। मैं ट्रेन की लंबाई मान लेता हूं, जो होगा नहीं, लेकिन अपने मन से आपको समझाने के लिए कि 1 किलोमीटर मान लिया मैं, कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है। और ट्रेन चल रही है कहाँ? भोपाल से ट्रेन चलना शुरू की और चली जाती है न्यू दिल्ली, ND, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली चली जाती है, हिंदी में दिल्ली ही बोले, नई दिल्ली चली जाती है। और नई दिल्ली जब चली गई है तो हमने देखा कि इमेजिन कर रहे हैं कि भोपाल और न्यू दिल्ली के बीच की दूरी मान लेते हैं लगभग 800 या 1000 किलोमीटर है, लगभग मान लेते हैं 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर को आप अगर मीटर में भी करोगे तो 1000 इंटू में एक और 1000 से गुणा करोगे तो मीटर आएगा। कुल मिला के इसकी लंबाई बहुत कम पड़ जा रही है इसके द्वारा तय की गई दूरी से, और इसलिए ये ट्रेन भी क्या कहलाएगा? एक बिंदु वस्तु कहलाएगा। और ध्यान रखेंगे, गति का जो हम अध्ययन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, गति हमेशा ही बिंदु वस्तु की बात करता है। आगे इस बात को हम हर जगह देखेंगे भी। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिंदु वस्तु क्या होता है। और बिंदु वस्तु समझ में आ गया है तो आप हैंड रेज करें। आवाज तो खैर उसमें अभी नहीं आ रहा है, देखता हूं मैं, उसको ठीक करना है। हैंड रेज ही करो, चैट करोगे समय लगेगा, फिर मैं बोल के लिखवाऊं बिंदु वस्तु, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और बिंदु वस्तु हेडिंग डाल लो और लिखो, बिंदु वस्तु हेडिंग डालो और लिखो, जब किसी वस्तु का आकार, जब किसी वस्तु का आकार
जब किसी वस्तु का आकार या लंबाई अथवा विमा, कुछ भी लिख लो, अब सब कुछ आप जानते हो तो आपको आइडिया रहेगा। क्या लिखे हो? यदि किसी वस्तु की लंबाई, आकार अथवा विमा उसके द्वारा तय की गई, चाहे लंबाई बोल देना, आकार बोल देना, 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लेना चाहते हो तो विमा लिख लेना, जो तीनों ही लिख सकते हो। यदि किसी वस्तु की लंबाई, आकार अथवा विमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। नगण्य हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। बिंदु वस्तु कहा जाता है। जैसे में एक दो बात लिख लो, जैसे 3 मीटर लंबी कार द्वारा, 3 मीटर लंबी कार द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 200 भी नहीं, 1 किलोमीटर भी कर दे तो हो जाएगा, कुछ 100 मीटर कर दे तब भी हो जाएगा, कुछ मीटर एक्स्ट्रा कर दे तब भी हो जाएगा। तो क्या लिखे हैं? 3 मीटर लंबी कार द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। 300 मीटर लंबी कार द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय की जाती है, तो कार एक बिंदु वस्तु कहलाती है। तो कार एक बिंदु वस्तु कहलाती है। तो कार एक बिंदु वस्तु कहलाती है। और एक दो बातें लिख लो। जैसे क्रिकेट खेलते हो आप लोग, तो क्रिकेट में बॉल तो इतना सा है और उसको फेंकते हैं हम, तो जाता है बैट्समैन के पास, तब भी दूरी काफी हो गई। बैट्समैन मार देता है बैट से तो वो चली जाती है कभी कभी दर्शक दीर्घा में, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि उसकी बीमा क्या है, बहुत छोटा सा है। इसलिए वो क्या, उसके बारे में, उसके गति के बारे में जो भी अध्ययन करेगा कोई व्यक्ति वहां, वो सब क्या कहलाएगा कि उसको बॉल को बिंदु वस्तु मान के करेगा। तो चाहो तो लिख लो, क्रिकेट की बॉल, बस इतना ही लिखवा दे रहा हूं, कॉमा लगा लो। अब पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर और दूसरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। हम सूर्य के चारों ओर वाला ही दिमाग में रख लेते हैं कि ये सन है और यहाँ अर्थ है। अर्थ जो दूरी ये काटती है बहुत लंबी दूरी है, इसके बीमा की तुलना में दूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इवन पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी को भी बिंदु वस्तु मान के अध्ययन किया जाता है। तो चाहो तो लिख लो एक लाइन इसमें भी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, एक लाइन लिख लो, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, सब पहले बता चुका हूं तो रोज रोज वही बाल बताने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड में जैसे जाके देख लेना पिछले लेक्चर से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करती है या परिक्रमा करती है। पृथ्वी का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, पृथ्वी का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है। पृथ्वी का आकार
उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है। अतः इस गति में पृथ्वी को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। अतः इस गति में पृथ्वी को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। बस बिंदु वस्तु के बारे में इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है। अब आगे बिंदु वस्तु कहीं नाम में बोलूँगा तो आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे अब चलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस नो करो पहले, हैंड रेज नहीं, हैंड रेज में साउंड अभी नहीं है। यस या नो? नो का तो मुझे लगता है सवाल ही नहीं उठना है, बट फिर भी आप बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे फटाफट। और टाइप करने में इतना समय भी नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात हम शुरू करते हैं, गति के प्रकार। और बड़ा मजेदार तरीके से बात को समझना, क्योंकि जो अब तक हम पढ़े हैं वो ख्याली पुलाव जैसा ही पकाए हुए हैं, उसको समझ नहीं आता, रट्टा मारे रहते हैं। तो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, बड़ा अजीब सा समस्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। इंग्लिश हो या हिंदी हो, शब्दों का मतलब बदल जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ मोशन, आपको पता है यही मोशन कहीं और भी यूज होता है, जहाँ कई बार यही मोशन लूज हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। तो इंग्लिश या हिंदी शब्दों का चयन बड़ा अजीब चीज़ है, सेंटेंस में शब्द का मतलब बिगड़ता बनता रहता है। तो यहाँ गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन में हमको 3 चीज़ें पहले पढ़नी है विमा के आधार पर। पहले पढ़ना है विमा के आधार पर। तो ध्यान रखिए, विमा मतलब गणितीय रूप से जो विमा एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय, 3 दिशाएं गणित के रूप में मानी जाती हैं। और मापन मात्रक में हमने देखा था कि जो सदिशों की विमा, जो राशियों की विमा थी वो 7 थी। तो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन लिखेंगे विमा के आधार पर। विमा के आधार पर, ये बनाओ मेरे साथ, विमा के आधार पर गति 3 प्रकार की होती हैं। गति 3 प्रकार की होती हैं। विमा के आधार पर गति 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार की गति कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की गति कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हो जाएगा एक विमीय गति। नाम सारे मैं यहां लिख देता हूं, आगे एक ही नाम लिखा करूंगा। एक विमीय गति को हम इंग्लिश में 1 डायमेंशनल मोशन, और हिंदी में इसके और नाम है। हिंदी में एक होता है, इसी को सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बनाओ इसको, सरल रेखीय गति। इसी को हिंदी में एक और नाम ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। और इंग्लिश में आप इसी को बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सरल रेखीय गति का नाम दे सकते हैं एक और, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हो गया पहली प्रकार की गति, अभी पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार की गति का नाम है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, और इसी को किताबें द्विविमीय गति के साथ साथ एक और नाम देती हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समतलीय गति। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में
समतलीय गति, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, एक तो टू डायमेंशनल मोशन, एक नाम तो हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन, और इसी को कभी कभी दूसरे नाम से बोला जाएगा क्या, मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। और तीसरा होता है त्रिविमीय गति, तीसरे का नाम है त्रिविमीय गति। स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पर हाथ शक्ति कपूर बन गया है, त्रिविमीय गलत हो गया है, आपको गलती नहीं करना है। त्रिविमीय, लो सही कर देता हूँ, कब तक ऐसी चीजें चलेंगी। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, इसी को एक और नाम से लोग बोलते हैं आकाशीय गति, आकाशीय गति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, थ्री डायमेंशनल मोशन। आप खुद भी लिख सकते हो 3D मोशन, इस बार शॉर्ट में लिख दिया 3D मोशन, और इसी को लिख सकते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। अंतरिक्ष क्या है उसकी भी परिभाषा हम देख लेंगे। स्पेस, अभी लिखिए आकाश में गति, मोशन इन स्पेस। तो ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं हम, इसको लिखने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रख लेना। लिखना अलग मतलब होता है, पढ़ना अलग मतलब होता है, समझना अलग मतलब होता है। तो हम यहाँ पहले समझेंगे, जैसे रोज करते हैं वैसे ही समझेंगे, फिर लिखेंगे। अपना लक्ष्य लिखने वाला नहीं है। लिखने पर सोचे तो एक दिन में बहुत कुछ लिख सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, मैं थोड़ा सा एक बार देख लूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। थोड़ा चैट मुझे भी तो पता चले। शब्दों के साथ सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है मोशन, एकदम सही बात है। शब्दों के साथ साथ सिचुएशन पर भी मोशन डिपेंड करता है, एकदम सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। इन सबको समझाने से पहले मुझे आपको फिर से छठी से लेकर 10वीं तक के गणित के बीच में आ जाना पड़ेगा। तो मैं गणित में पहले चलूंगा और उसके बाद यहाँ आऊँगा। तो मैं बात करूँगा अब नोट का, और ध्यान से समझना एकदम। नोट ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या कि गणित के अनुसार तीन विमा होती हैं, या तीन विमाओं का ही अध्ययन किया जाता है। वैसे तो अगर आप लोग थिएटर में मूवी वगैरह देखते होंगे तो आजकल लोग बोलते हैं कि 5D 6D ऐसी मूवियां भी आ रही हैं, बट उनका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। पढ़ाई करते समय अभी भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 1D 3D 2D, मतलब क्या करते हैं, XYZ ये तीन अक्ष ही लेकर चलते हैं हम पढ़ाई करते हैं तो। और इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि गणित के अनुसार तीन विमाएं होती हैं, तीन विमाएं होती हैं। गणित के अनुसार तीन विमाएं होती हैं। अब बहुत कुछ बातें मैं पीछे आपको सदिश में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी देखो, गणित के अनुसार तीन विमाएं होती हैं। और तीन विमाएं कौन सी, ध्यान से समझो। एक होती है एक्स अक्ष, एक दिशा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। दूसरी दिशा जो है उसको हम बोल देते हैं वाई अक्ष। और यह आवश्यक नहीं है कि इसी को एक्स बोलो इसी को वाई बोलो, आपकी मर्जी है, बट हम लोगों ने अब आदत सा पाल लिया है कि इसी को वाई बोलेंगे तो वाई बोल दिया। और तीसरा होता है जेड अक्ष। मेरा जो ये बोर्ड है ये है तो 3D, इसमें मोटाई भी है। इसमें देखो, ये अगर मैं मान लूँ कि लंबाई है, ये मान लूँ कि चौड़ाई है, तो इसमें मोटाई भी है। जो मैं हाथ पकड़ रहा हूँ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं यूज किसका कर पा रहा हूँ, सिर्फ इस पे लिखने के लिए इस लंबाई का यूज कर रहा हूँ और इस चौड़ाई का यूज कर रहा हूँ। जो आप किसी को लंबाई चौड़ाई जिसको जो बोलना हो बोल लेना, मैं सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का यूज कर रहा हूँ। मतलब इसमें केवल दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं हैं। और इसलिए इस पर 3D की कहानी मैं करूंगा तो एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा। कैसे, जेड अक्ष ऐसे होगा, देखो जेड अक्ष ऐसा होगा, तो क्या मैं ऐसे बना पाऊंगा जेड अक्ष?
ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ऐसे बना सकूं। मोबाइल लगा के दिखा देता हूं, जेड अक्ष ऐसे ऐसे बनेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे बना पाऊंगा? नहीं बना सकता। और नहीं बना सकता तो इसलिए हम लोगों ने नया तरीका ढूंढ लिया है। हम लोगों ने सिंपल एक तरीका ढूंढ लिया है कि जेड अक्ष जो होगा उसको हम थोड़ा यहाँ से ऐसे बना देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं कि हम जेड अक्ष खींच लें। और मैं यहाँ पे पटिया लगा लगा के अगर ऐसा कर भी लूँ तो फिर मुझे उधर कैमरे के बाद से डंडा लेके पढ़ाना पड़ेगा। संभव नहीं है ना, व्यवहारिक ही नहीं है। इसलिए ऐसा बना लिया गया है 3D की बात 2D पर, इसका नाम जेड अक्ष। और ध्यान रख लेना भैया एक बात कि इनके जैसे छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर इधर आते हो तो बोलते हो कि एक्स डैश अक्ष है, ऐसे ही वाई अक्ष है, वाई के नीचे वाई डैश अक्ष है, तो जेड अक्ष है, और इधर क्या है, जेड डैश अक्ष है। अब ये सब बातें हम ऐसे बचकानी और एक तरीके से नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़नी है। जितनी जरूरत पड़नी है उतनी ही बात करेंगे। तो हमने सिर्फ धनात्मक धनात्मक वाली बात ले लिया है। ये तीनों जहां एक दूसरे से मिलते हैं, उस तीनों जहां मिलते हैं उस मिलान बिंदु का नाम होता है क्या, मूल बिंदु। उस मिलान बिंदु का नाम मैं अगर ओ रख दूं तो इस ओ बिंदु का नाम क्या है, ओरिजिन या मूल बिंदु। कोई बोलेगा कि मूल बिंदु क्या, तो बताओ कि तीनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, और काटते दांत से नहीं है, ऐसा नहीं कि दांत से आके काट लेते हैं, एक दूसरे से जहां मिलते हैं उस मिलान बिंदु को ही क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब ध्यान आपको देना है कि इस पर धनात्मक दिशा में यह है, इसका इधर ऋणात्मक दिशा होगा, वो हम नहीं दिखा रहे हैं। ये धनात्मक दिशा है, इसका भी नीचे ऋणात्मक दिशा होगा, नहीं दिखा रहे हैं। ये इसका धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक होगा, हम नहीं दिखा रहे हैं। मतलब अगर तीनों अक्षों को मैं बना के आपको कॉपी पर अगर स्पेस में दिखाना चाहूँ तो बड़ा आसानी से दिखा सकता हूँ। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बातें एकदम 100% क्लियर हों, तो एक पेन मुझे और लगेगा, और वो पेन दिख नहीं रहा है। गलती बस यहाँ पे एक चाकू रखा है, टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को मारूंगा नहीं। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये एक्स अक्ष है, आप कहो तो उधर लगा देता हूँ। चाकू दिखाना नहीं चाहता कि आप लोग डर जाओगे, अब जो मिला उसी से पढ़ा दिया। किसी कुछ काटने पीटने के लिए रखा होगा यहाँ पे, तो मैंने उठा लिया। ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। वाई के नीचे वाई डैश एक्स, इसके नीचे जेड के साइड में इधर पीछे जेड डैश, ये एक्स, और इधर एक्स डैश। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा इस तरीके का होता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट हम उस पर बना नहीं सकते हैं, और इसलिए जेड को हमें जो यहाँ पे क्लियर बन रहा है उसको ऐसे घुमा के बनाना पड़ता है, जगह ही नहीं बनती। तो ध्यान से देखिए, अब होगा क्या कि एक्स अक्ष का जो धनात्मक दिशा है, इस पर आगे बढ़ोगे तो ऐसे कुछ बिंदु मिलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से बिंदु मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक मिलेगा। ऐसे ही इस पर भी जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक मिलेगा। ऐसे ही इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक मिलेगा। अब ध्यान रखो कि जो एक्स अक्ष पर मान है ना, जो एक्स अक्ष पर मान है, इसको हम बोलते हैं क्या, जैसे एक्स अक्ष पर 1 2 3 जो भी मान है, ये नाम दे देता हूं मैं इसका 1, इसका नाम दे देता हूं 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम 4, ऐसे नाम दे रहा हूं। ऐसे ही इसका नाम 1 2 3 4 जो भी नाम आएंगे मैंने बस लिख दिया है नाम। तो ध्यान रखना कि जो एक्स वाला नाम है इसको, और वाई वाला जो नाम है इसको, अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, यहाँ मान लो इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और हमसे पूछे कि बताओ मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, मूल बिंदु से मैं कहाँ आ गया हूँ। तो हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे और यहाँ से एक लंब खींचेंगे, तो ये वाला इतना डिस्टेंस क्या बताएगा, ये वाला बताएगा। देखो जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे ये होगा,
और ये वाला दूरी कौन बता देगा, ये वाला बता देगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये x y अक्ष से कितना दूर है, ध्यान रख लेना एक और बात, y अक्ष से दूरी किसके बराबर रहेगी, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बात को समझ लो। y अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है, x का मान, x का जो भी मान लिखोगे, या निर्देशांक अभी नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, बस समझो कि y अक्ष से दूरी बराबर क्या है, x का मान। देखो ये y अक्ष है, y अक्ष से कितना दूर है ये व्यक्ति, तो y अक्ष से इतना दूर है, तो ये वाला मान बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। और मान लेता हूं मैं कि ये 5 है, मैं ये मान लिया कि 5, तो कितना दूर हो गया, 5 इकाई दूर हो गया है। ये 5 इकाई दूर हमको दिखाई दे रहा है, मतलब y अक्ष से दूरी बराबर x का मान 5 इकाई यहां दिख रहा है। और फिर मैं मान लेता हूं कि ये 5 है और ये जो यहां पे दिख रहा है 6 है। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि ये x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से ये इतना दूर है, तो ये वाला वैल्यू ऐसे आओगे तो आयत बन रहा है, इतने इसके बराबर रहेगा। तो ये किसका मान है, y का मान है। तो ध्यान रख लेना कि x अक्ष से दूरी कितनी होती है, x अक्ष से दूरी बराबर, एकदम छोटी छोटी बातें हैं ये, x अक्ष से दूरी 9th के गणित में पढ़े होगे, x अक्ष से दूरी बराबर होता है y का मान, x अक्ष से दूरी बराबर होता है y का मान। उम्मीद करता हूं कि क्लियर कट ये बात समझ में आ रही होगी कि ये व्यक्ति अगर हमको बोले कि मैं कहाँ हूं, तो ये इसके जगह से एक लंब खींचेंगे, देखेंगे x का मान कितना आया, तो हम देख रहे हैं कि x का मान जो आ रहा है उतना ही तो y अक्ष से दूर है। ये देखो एक लंब इधर खींचा, एक लंब इधर खींचा, तो ये वाली दूरी x वाला मान बताएगा और ये वाली दूरी y वाला मान बताएगा। मतलब x y अक्ष से कितना दूर है, x के लंबाई के यहाँ पे इतना बराबर, x के मान के बराबर, और x अक्ष से कितना दूर है, तो इस वाले मान के बराबर, मतलब y वाले मान के बराबर यहाँ लिख दिया हूँ। और जब x का और y का दोनों का मान एक साथ कॉमा लगाकर लिख देते हैं एक छोटे कोष्टक में, तो इस पूरे का नाम हम देते हैं क्या, निर्देशांक। इसको हम बोलते हैं क्या, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, 2D का निर्देशांक द्विविमा, 2 विमा में निर्देशांक x y केवल आएगा। तो x y, x के मान को और y के मान को, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ रेड बिंदु लेकर बता दूं, जैसे इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, यहां था x का मान पहले लिखना है, तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना था 6, तो इसको हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति क्या क्या है, निर्देशांक है, या बिंदु का निर्देशांक है। और ध्यान रख लेना कि जो x वाला मान होता है इसको गणित बोलता है कि x वाले मान का नाम बोला करो आप लोग क्या, भुज। भुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। और y का जो है इसका नाम हिंदी में बोला जाता है कोटि, सब छोटी क्लास में पढ़े होंगे, कोटि या कोटि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना कि निर्देशांक क्या है, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति वस्तु कहीं भी किसी बिंदु पर है तो उसकी स्थिति हमेशा मूल बिंदु से देखी जाती है, और मूल बिंदु से जब देखी जाएगी तो x से कितना दूर है, y से कितना दूर है, उस हिसाब से x और y का मान रखेंगे 2D में, और जब उन दोनों को एक कोष्टक में कॉमा लगा के लिखेंगे तो बोलेंगे कि ये उस व्यक्ति का निर्देशांक है। लेकिन अगर 3D में रहेगा तब क्या होगा, जब 3D में रहेगा तो यही निर्देशांक तीनों आएंगे, x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। जब 2 था तो 2 आ रहे थे, अगर 2 ले रहे थे तो कहीं आके यहाँ खड़ा हो जाए व्यक्ति, तो z से भी कुछ दूर रहेगा, x से भी कुछ दूर रहेगा, y से भी कुछ दूर रहेगा। तो हम बोलेंगे कि उस समय x y z तीनों का मान आ जाएगा, और x y z जब तीनों का मान आएगा तो उस समय भी यही क्या कहलाएगा, निर्देशांक। आप लोगों में से कई लोग गणित वाले हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप लोग मुझे बताएंगे इस z का नाम क्या होता है। जैसे x का नाम भुज, कोटि,
y वाले का नाम, तो इस z वाले का नाम क्या होता है? अगर आप मुझे बता पाएँ तो बहुत कृपा होगी। मैक्सिमम लोग मैथ्स वाले क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अभी थोड़ा और आपको यहाँ समझ लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम। अब बात ये आती है कि समतल क्या होता है। अब बात ये आती है कि समतल क्या होता है। समतल, तो समतल यहाँ पे बस समझ लो कि किन्हीं दो अक्षों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? समतल। किन्हीं दो अक्षों के, किन्हीं दो अक्षों के बीच के, किन्हीं दो अक्षों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? समतल। तो समतल अक्सर कितने हो जाएंगे? समतल अगर यहां निकाल के देखो, x और y के बीच का जगह जो है ये एक्स वाई समतल है। तो x और y के बीच का जगह जो है एक हो जाएगा एक्स वाई समतल। बट ध्यान रखो, एक्स वाई समतल हम लोग लेमन टर्म में बोल रहे हैं। गणित इसी को क्या बोलता है? गणित इसी को बोलता है एक्स ओ वाई समतल या एक्स जीरो वाई समतल। क्यों? क्योंकि बीच में मूल बिंदु को भी ले लेता है। वो थोड़ा ठीक लगता है। श्रृंगार, जैसे आप लोग बीमा में श्रृंगार देखे थे, वैसे ही श्रृंगार यहाँ हो जा रहा है एक्स वाई जेड समतल। एक्स वाई जेड समतल, ये वाला समतल, बीच का स्थान। ऐसे ही आप देखोगे इनके बीच का स्थान क्या हो जाएगा? एक्स ओ जेड समतल। ऐसे ही आगे आप बना सकते हो। एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा एक्स ओ जेड समतल। डायरेक्ट ही अब लिखूं मैं, एक्स वाई समतल, सॉरी एक्स ओ जेड समतल। ऐसे ही एक बन जाएगा क्या? देखिए, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, जेड ओ एक्स, वो दिशा नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे। एक और बन जाएगा क्या? वाई ओ जेड या जेड ओ वाई, जो आपको अच्छा लगे। तो वाई ओ जेड समतल, वाई ओ जेड समतल। तो ये सब क्या है? द्विविमी है, दो बीमा है इसमें, दो हैं। देखो, एक्स का मान है, वाई का मान है, एक्स का मान है, जेड का मान है। ओ तो ओरिजिन बिंदु है, वाई का मान है, जेड का मान है, तो द्विविमी समतल है। समतल ये कैसे समतल है? द्विविमी है। लेकिन एक समतल त्रिविमी भी होता है। द्विविमी समतल है ये। द्विविमी समतल तीन हो गए, 1 2 3, और त्रिविमी समतल सिर्फ एक होगा। त्रिविमी समतल आकाश में आके खड़े हो गए, 2D से उठकर आके खड़े हो गए यहाँ पर, तो तीनों चीजें मिल जाएंगी किसी मूल बिंदु से, और इसलिए इसको हम एक्स वाई जेड समतल बोलते हैं। तो त्रिविमी समतल सिर्फ एक होता है, जबकि द्विविमी समतल 3 होते हैं, एक्स वाई जेड और जेड एक्स। ये कैसे? तो परिभाषा से कि किन्हीं भी दो अक्षों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? समतल। और त्रिविमी में आएंगे तो तीनों विमाओं के बीच का जो स्थान बनेगा उसको त्रिविमी बोलेंगे। तो ये आपको समतल के बारे में समझ में आ गया। थोड़ी बात और समझनी है यहाँ पे, अब ध्यान से समझो। पूरी बात जब समझ लोगे उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। ध्यान से समझो। अब अगर मान लो एक विमी गति का अगर हम बात करें, एक विमी गति के बारे में अगर हम बात करें, एक विमी गति के बारे में बात करें, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करें, थोड़ा समझना ध्यान से। अक्सर हम लोग इसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। तो किताबों में क्या लिखा रहता है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। ये सही क्लियर हो ही नहीं पाता है। एक सरल रेखा में गति करता है तो कई बार, अच्छा, त्रिविमी गति को बोलते हैं कि आकाशीय गति, यह आकाश में होती है। तो आकाश में तो सरल रेखीय गति भी हो सकता है। मैं इस पेन को अगर एकदम छोड़ता हूं और ये एकदम सीधा एक लाइन में आ जाता है तो एक विमी गति ही तो होगा, आकाश में भी हुआ। तो परिभाषा थोड़ा सा, मतलब कुल मिला के परिभाषा वो बच्चों टाइप का है, समझ पैदा करनी है। तो अब ध्यान से समझो। एक विमी गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। और समझना ध्यान से, अगर ये तीनों अक्ष में बना देता हूं यहां पर,
और मैं ये बोलता हूं कि कोई व्यक्ति या वस्तु सिर्फ एक्स अक्ष पे चल रहा है। मान लो कि व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ ये एक्स अक्ष पर चल रहा है, तो एक्स अक्ष पर चलेगा, भले ही पहले कहीं खड़ा था, जैसे मान लो यहाँ खड़ा था, वो इमेजिन कर लो कि वो कहीं खड़ा था, यहाँ न दिखाकर आपको उलझन में होगा, बस समझो एक्स अक्ष पर चलेगा अगर वो ऐसे, तो केवल एक्स का मान बदलेगा, 1 से 2 पर चला जाएगा, 1 से 2 पर चला जाएगा, 2 से 3 पर चला जाएगा, 3 से 4 पर चला जाएगा, 4 से 5 पर चला जाएगा, 5 से 6 पर ऐसे आगे बढ़ेगा। ऐसे ही केवल y अक्ष पर चलेगा तो केवल y का मान बदलेगा, और ऐसे ही केवल z पर चलेगा तो केवल z का मान बदलेगा, केवल एक अक्ष पर चले। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति है और इसकी स्थिति हमको किसी ने बता दिया है कि इसका स्थिति निर्देशांक हमको पहले से पता है कि इसका स्थिति निर्देशांक क्या है, इसका स्थिति निर्देशांक है 2 3 4, किसी ने हमको बताया है, और बोल रहा है कि समय जब बीत रहा है तो समय बीतने के साथ ये हो जा रहा है, कोई एक बदलते रहो, तीनों में से कोई एक बदलो, 2 4 4 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ये 2 5 4 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है, 2 5 6 हो जाता है, सॉरी 2 5 4 हो जाता है, 2 6 4 हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये 2 7 4 हो जाता है। तो हम इसको देखकर समझ जाएंगे कि यार ये गति तो कर रहा है, लेकिन गति करते समय इन तीनों में से केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है। देखो केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है, बाकी दोनों निर्देशांक तो बदल ही नहीं रहे हैं, चेंज ही नहीं हो रहे हैं। मतलब इसकी गति कैसी हो रही है, केवल एक ही अक्ष पर हो रही है और y अक्ष पर हो रही है, एक सरल रेखा में हो रही है, इसलिए ये क्या है, सरल रेखी या फिर एक विमीय गति है। तो बड़ा आसान सा परिभाषा और समझ पैदा करने वाला परिभाषा लगता है ये। मैंने बीच वाले को बदला, आपको लगता है तो बीच वाले को नियत रखो, पहले वाले को बदल लो, आपको लगता है तो लास्ट वाले को बदल लो, किसी एक को बदल लो। कुल मिलाके तीनों निर्देशांकों में से कोई एक ही निर्देशांक समय के साथ अगर बदल रहा है तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति गति कैसा कर रहा है, सरल रेखी या फिर एक विमीय गति कर रहा है। तो परिभाषा क्या होगी, यदि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा पिंड द्वारा या पिंड के तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ साथ केवल एक निर्देशांक में ही परिवर्तन हो रहा हो तो उस व्यक्ति वस्तु या पिंड की गति सरल रेखी या फिर एक विमीय गति कहलाती है। कुछ उदाहरण है क्या इसके, तो देख लेते हैं। उदाहरण है, अगर मान लो ये है एक रस्सी बांध दी गई है और इस रस्सी पर एक लड़की है, वो एक हाथ में ले ली है कुछ रॉड और इसको लेकर यहाँ से रस्सी के यहाँ से यहाँ आ रही है, चल रही है। तो इस रस्सी को, इस व्यक्ति को, इस बच्ची को चलने के लिए इस रस्सी की मोटाई से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, और रस्सी की थोड़ी सी चौड़ाई को नगण्य मान लो, ख़त्म कर दो, तो ये केवल लंबाई एक ही रेखा दिख रहा है, एक ही अक्ष पर ये गति कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि सरल रेखी गति कर रही है। अगर कोई कार एकदम सीधी रेखा पर चल रही है, सीधी सड़क पर चल रही है, खैर व्यवहार में वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम सीधे लाइन में चल रही है कोई चीज़, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक विमीय गति है। तो एक विमीय गति यह आवश्यक नहीं है कि समतल पर ही हो, एक विमीय गति आकाश में भी हो सकती है, समतल पर भी हो सकती है, एक रेखा पर भी हो सकती है। बट मूल परिभाषा हमको दिमाग में रखना है कि समय के साथ साथ उसके तीनों निर्देशांकों में से केवल एक ही कोई निर्देशांक बदलेगा, सिर्फ एक ही कोई निर्देशांक बदले, तीनों में से कोई एक बदलते रहो। अगर वो बदलता हुआ दिख जाए तो समझ जाओ कि व्यक्ति या वस्तु किस में है, एक विमीय गति में है, सरल रेखी गति में है। लिखवाऊंगा तो और परिभाषा बताऊंगा और चीज़ें इसके बारे में एग्जाम्पल लिखवा दूंगा। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मान लो गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं तो वो भी क्या, सरल रेखी गति ही करेगा, बस वायु न रहे। अब छोटा हल्का कोई कागज का टुकड़ा में गिराऊं तो वायु के प्रतिरोध से वो डांस करने लगेगा, ऐसे डांस कर करके गिरेगा, तो वो एक विमीय नहीं, वो दो विमीय त्रिविमीय गति भी हो सकती है। लेकिन अगर निर्वात को हटा दिया जाए, आगे पढ़ाऊंगा मैं,
तो फिर उसको गिरने में कोई समय दिक्कत नहीं होगी, एकदम सीधी रेखा में गिरेगा और उसको हम बोलेंगे कि वो सरल रेखी गति कर रहा है। आगे हम लोग अभी इस चीज को पढ़ेंगे। अब आ जाओ द्विविमीय गति में। एकदम सरल रेखा में तो हम लोग गति करते ही नहीं हैं। अभी देखो द्विविमीय गति पे आ जाओ। 2D मोशन, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल गति, 2D मोशन, द्विविमीय गति, या इसी को हम बोलते हैं समतलीय गति। अब परिभाषा लिख देते हैं लोग क्या कि समतल में गति हो तो बोलते हैं समतलीय गति। वो समझ वाली बात नहीं रहती है। द्विविमीय गति, ध्यान से समझो, द्विविमीय गति या इसी को समतलीय गति बोलते हैं। तो बड़ा आसानी से आप समझ पाओगे। समतल का मतलब समझ ही गए हो। तो जो 2 डायमेंशनल वाले समतल मैंने समझाया आपको, यहाँ पे 2 डायमेंशनल वाले समतल समझाया कि 2 अक्षों के बीच के स्थान को हम बोलते हैं द्विविमीय समतल। तो बस समझ लो यहाँ पे ये बात कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है, देखो ऐसे चल रहा है, लहरा के चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कोई व्यक्ति वस्तु ऐसे चल रहा है, ये यहाँ नीचे खींच दिया, देखो ऐसे चल रहा है। वैसे भी इंसान भी जब चलता है तो थोड़ा लहरा के ही चलता है। भारी है तो कम लहराता है, हल्का है तो ज़्यादा लहराता है। कई बार फैशन में भी लोग लहराते हैं और इसलिए फिर बॉलीवुड वाले गाने बनाते हैं कि लहरा के वो पता नहीं रूबरू आ गई कि हूबहू आ गई, और बाकी सब पता नहीं क्या होने लगा, वो अलग बात है। सुने होंगे गाना लहरा के वो आ गई। तो लहरा के कैसे आ गई हैं? तो इंसान की कागज हैं, सांप है, सांप भी तो ऐसे ऐसे चलता है, लहरा के चलता है। इंसान भी चलते समय एकदम ऐसा नहीं है कि अगला कदम जहां रखा है वहीं पिछला कदम, फिर अगला कदम, पिछला कदम, एकदम मिला मिला के चलता है कदम। वो कदम ताल करते समय कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होता। तो लहरा के ही चलते हैं हम। जीवन में अक्सर 2D या 3D गतियां ही होती हैं। ये सब तो एकदम लैब में होंगी। 1D गति जो है, एक विमीय गतियां तो बड़ा साध के होती हैं, बड़ा प्रैक्टिकली होती हैं। जब एकदम साधना करके करते हैं कि एकदम पैर मिला के चलना है, एकदम एक लाइन में चलना है, तभी हो पाएगा। अदरवाइज द्विविमीय गति ही होती है हमेशा लाइफ में। समझिए आगे। अब ऐसे जब ये चल रहा है, थोड़ा देखना हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 अक्ष बना दूं, एक एक्स बना दिया और एक वाई अक्ष बना दिया, तो मैंने देखा समय कुछ भी हो रहा हो, कभी भी घड़ी देखूंगा तो मैं देखा कि यहाँ से ये इतना दूरी इधर भी चल गया, इधर एक्स अक्ष पर भी थोड़ा चल गया, और इसी बीच में ये ऊंचाई भी तय कर रहा है। इसी बीच में ऊंचाई भी इसकी कम ज़्यादा हो रही है। मतलब एक ही समय पर इसकी 2 स्थितियां हैं। एक ही समय पर कुछ ऊंचाई भी मिल रही है और कुछ इधर नीचे दूरी भी मिल रही है। यहाँ भी देखो, अगर समय यहाँ पर हमने इस जगह पे इसको देखा तो हमने देखा कि यहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक आ गया है, ये इतनी नीचे दूरी तय कर लिया है। प्रक्षेप पे गति पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इतनी ऊंचाई भी तय कर लिया है। तो x भी तय कर रहा है, y भी तय कर रहा है एक साथ। कुल मिला के आप समझो बस ये कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष है। तो होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है, व्यक्ति, वस्तु, पिंड, जो भी बोलना हो, इसका निर्देशांक हमको दिया है 5, 6, 7। थोड़े समय बाद ये हो जाता है कितना, 5, 7, 8। फिर थोड़े समय बाद हो जाता है 5, 8, 9। एक एक बढ़ा रहा हूं, आप 2, 3 दिन भी बढ़ा सकते हो। थोड़ी देर बाद हो गया 5, 9, 10। थोड़ी देर बाद हो गया 5, 10, 11। तो इसको देख के अब तक की जो मैं कहानी बताया हूं उससे आप समझ जाओगे कि इसके तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ साथ 2 निर्देशांक बदल रहे हैं। इसका मतलब ये लंबाई और चौड़ाई, या लंबाई और ऊंचाई, लंबाई या मोटाई, कोई भी 2 चीजें कवर कर रहा है एक साथ। एक ही समय पर 2 निर्देशांक बदल रहे हैं और इसलिए इसकी गति क्या है, समतलीय गति है या फिर द्विविमीय गति है। सामान्य जीवन में ये गति ही होती है। अक्सर एक छोटा सा कीड़ा भी चलता है तो देखोगे उसके चलने से ऐसा कुछ बन जाता है। तो वो द्विविमीय गति ही है, एक विमीय गति नहीं है। समझना ध्यान से। ये है परिभाषा कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु इस प्रकार गति करे
कि उसके तीनों निर्देशांकों में से कोई भी दो निर्देशांक समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसकी गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। ये आपको दिमाग में एकदम फिक्स कर लेनी है। और इसी को समतली गति भी कहा जाता है। अब मैंने लास्ट के दो को बदला है, आपकी मर्जी, आप इसमें से किसी भी दो को बदल लेना, एक को फिक्स रख देना। तो इस तरीके से 3 तरीके से ये बना सकते हो। क्या जरूरत है वो बनाने का, इतना तो दिमाग हमारे पास है ही। कोई भी दो बदलेगा, साथ दो बदलेगा और एक नहीं बदलेगा, तो हम पकड़ लेंगे कि वो गति कैसी है, द्विविमीय गति है या समतली गति है। द्विविमीय गति या समतली गति व्यवहार में सबसे ज़्यादा होती है। और थोड़ा इस बात को और क्लियर हम कर लें, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें कि ये होता क्या है। इसका अगर उदाहरण देखोगे समतली गति का, तो वृत्ताकार गति जो होती है वो वृत्ताकार गति क्या है, समतली गति है। समतल में ही होती है लंबाई चौड़ाई। खैर, इसकी एक और ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति होती है, वो भी समतल में, लेकिन उसका अलग तरीका होता है, हम देखेंगे जब वृत्ताकार पढ़ाऊंगा। तो वृत्तीय गति एक और होती है प्रक्षेप्य गति। और आप देखेंगे प्रक्षेप्य गति के बाद अगर आप देख रहे हैं और कुछ गतियों के बारे में अगर हम यहाँ बात कर लें, कंपन वाली गति अगर करते हो, कंपन गति या कंपनिक गति, इसी को कई बार दोलनी गति भी बोलते हैं। ये सब क्या हैं, द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। इत्यादि वो मैं अभी बोल के लिखवाऊंगा तो लिखवा दूंगा आपको यहाँ पे। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ गति कैसी गति है, प्रीलिम्स में भी कभी पूछ सकता है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर होने वाली गति कैसी है। तो ये मत बोलना आकाश में हो रही है इसलिए त्रिविमीय है। अरे आकाश में तो एक विमीय गति भी हो सकती है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें चाहिए, दो विमाएं चाहिए, इसलिए इसको ये है तो दीर्घवृत्ताकार। ये दीर्घवृत्त और वृत्त में अंतर होता है, वो एग्जैक्ट फॉर्मूले के माध्यम से गणित अलग कर देता है। आगे में जरूरत पड़ेगा तो बता दूंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा बहुत पीछे जो हिंट दिया गया है उसको दिमाग में रखो। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर होने वाली गति क्या है, वृत्ताकार गति है। यह आप दिमाग में रखेंगे। थोड़ा कमेंट ले लें। अगर किसी इंसान को परिभाषित करना हो तो एयर से संपर्क करें। अच्छा, रूबरू आ गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गाने के माध्यम से बड़ा जल्दी समझते हो तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। द्विविमीय गति आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। लिखवाऊंगा अभी तो एग्जाम्पल और समझा दूंगा। और थोड़ी बात और समझ लो कि द्विविमीय गतियां ही होती हैं। आप भी जब चलते हो ना तो द्विविमीय गति करते हो, थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है। एक डायरेक्शन कवर कर रहे हो, दूसरा डायरेक्शन भी हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और हमारे बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी जी चलते हैं तो और ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। अब खैर बहुत ज़्यादा कीड़े मीड़े चल रहे हैं, वो सब भी अक्सर द्विविमीय गति करते हैं। इसके और एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे और इनको एक एक को हम पढ़ेंगे भी कि वृत्ताकार गति क्या है। प्रक्षेप्य गति नहीं आता है तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ ही नहीं पाओगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अगर आपको पढ़ना है तो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो प्रक्षेप्य गति, इन सबको हम पढ़ेंगे। कंपन गति भी पढ़ेंगे, दोलनी गति भी पढ़ेंगे। जब इन एक एक के बारे में भी विस्तार से थोड़ी कहाँ बात करेंगे। अदरवाइज गति वेग त्वरण लिखा है सिलेबस में, वो तो कब का खत्म हो गया है, उससे ज़्यादा चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन इसको हम अभी आगे गति के प्रकार को पढ़ेंगे डिटेल में। पहले त्रिविमीय गति पर आ जाओ। और मुझे लगता है कि त्रिविमीय गति अब समझाने लायक कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, बट फिर भी बताता हूँ। त्रिविमीय गति इसी को लोग बोलते हैं क्या, आकाशीय गति। आकाशीय नहीं, आकाशीय होगा, आकाशीय गति। तो आकाशीय गति क्या है समझो।
इसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस। ये क्या है, सीधी सी बात, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये मूल बिंदु। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है और ये क्या कर रहा है, तो इसका निर्देशांक हमने देख लिया कि शुरू में ये एक्स अक्ष से 5 मतलब 5, 6, 7 ऐसा इसका निर्देशांक है। थोड़ी देर बाद समय बीतता है तो ये 6, 7, 8 हो जाता है। थोड़ी देर बाद और समय बीतता है तो ये 7, 8, 9 हो जाता है। थोड़ा समय और बीतता है तो ये 8, 9, 10 हो जाता है। थोड़ी देर और बीतता है तो ये 9, 10, 11 हो जाता है। 9, 10, 11, 9, 2, 11 तो सुने थे, बट ठीक है, ये 10, 11, 12 हो जाता है। अब बस समझ गए होंगे, हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है और इसलिए इस गति को हम बोलते हैं कि ये त्रिविमीय गति है। और ऐसा अभी इसलिए मैं आपको बेसिक तौर पर अक्ष पहले समझाया कि ये काम तभी हो सकता है जब हम आकाश में यहाँ रहें, तभी हमें तीनों डायमेंशन दिख पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे 2D पर। और ये समतल था इसलिए इस पर नहीं बन पा रहा था, तो मैं आपको अक्ष भी अलग से बना के यहाँ दिखाया था, वो चाकू भी लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो त्रिविमीय गति आकाश में होती है, मतलब त्रिविमीय गति के लिए अनिवार्य है आकाश का होना, ध्यान रखो। त्रिविमीय गति के लिए अनिवार्य है आकाश, आकाश की अनिवार्यता है, बिना आकाश का होगा ही नहीं गति, ये स्पेस में ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विमीय गति इसमें नहीं होगा, आकाश में एक विमीय गति पॉसिबल है, आकाश में द्विविमीय गति भी क्या है, पॉसिबल है। आकाश में द्विविमीय गति भी पॉसिबल है, आकाश में द्विविमीय गति भी पॉसिबल है। लेकिन आकाश कंपलसरी नहीं है, इनके लिए आकाश कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखेंगे, इनके लिए आकाश अनिवार्य नहीं है। ये केवल समतल में ही हो सकते हैं, समतल में भी हो सकते हैं केवल, लेकिन ये समतल में हो ही नहीं सकता। ये आपको दिमाग में रखना है कि समतल में ये नहीं हो सकता कभी भी, और इसलिए इसका नाम आकाशीय गति कहते हैं। मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी बोल लो, एक को गहराई बोल लो, कुछ भी बोल लो जो बोलना है, 3। तो जैसे मान लो मैं इस आकाश की जो ये सामने यहाँ दिख रहा है आकाश ही तो है। अब इस अंतरिक्ष क्या है, मैं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं करूंगा क्योंकि समय खराब होगा, फिर वहाँ तो पढ़ाना मुझे लिखवाना पड़ेगा ही। समझना है बात को कि ये मार्कर को अगर मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ और एकदम सीधा नीचे गिरता है, ये थोड़ा ऊपर से छोड़ता हूँ कि दिखे आपको, एकदम सीधा नीचे गिरता है, तो एक विमीय गति हुआ, ये एक सरल रेखा में गया, आकाश में ही हुआ लेकिन सरल रेखी गति हुआ। और इसी में मैं, जैसे अभी भाला फेंक में हमने रजत पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, तो भाला जो फेंक रहे हैं यहाँ से ऐसे करके हम फेंक रहे हैं, जो ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। क्या होगा, ऊंचाई भी कुछ कवर होगा और कुछ दूरी भी कवर होगा, तो वो द्विविमीय गति हो गया। आकाश में ही हुआ लेकिन द्विविमीय गति हो गया। और एक पतंग उड़ा रहे हो और पतंग आपकी नाचने लगी, ऐसे घूमने लगी, पतंग नाचने लगी, तो उसमें एक्स, वाई, जेड तीनों दिशाएं आ गई, वो त्रिविमीय गति हो गया। क्रिकेट की बॉल अगर कोई फेंक रहा है, अगर मान लो पेसर है जो नॉर्मल बॉलिंग करते हैं, पेसर या फास्टर बोलते हैं, वो फेंक रहा है, उसकी बॉल स्विंग हो गई, तो शुरू में देखो ऐसे फेंका जब वो, तो उसमें ऊंचाई तो उसकी कम ज़्यादा हो ही रही है समय के साथ साथ, और दूरी भी नीचे तय कर ही रहा है, तभी तो बैट्समैन के पास गया। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गिरने के बाद अगर वो स्विंग हो गई, कोई और एक डायरेक्शन पकड़ ली, तो एक्स, वाई, जेड तीनों मिल गए, इसलिए स्विंग होती हुई गेंद त्रिविमीय गति का उदाहरण है। और मान लो स्विंग मिल ही नहीं रहा है, पिच मरी हुई है, पिच एकदम मरी हुई है, उसमें स्विंग नहीं मिल रहा है, तो स्पिनर आ जाएंगे, आर अश्विन जैसे लोग, और वो लोग अपना काम स्पिन, जडेजा, जड्डू भाई जैसे लोग, तो वो लोग स्पिन फेंकेंगे, बॉल शुरू में 2D करके जा रही है, जहां गिरेगी वहां से एक डायरेक्शन और पकड़ लेगी, और जब एक डायरेक्शन और पकड़ लेगी तो तीसरी बीमा उसमें और इंक्लूड हो गई है, और वो क्या बन जाएगा,
त्रिविमीय गति हो जाएगा। तो जहां तीनों विमाएं एक साथ चेंज होने लगेंगी तो हम बोलेंगे त्रिविमीय गति, और तीनों विमाएं एक साथ चेंज नहीं हो रही हैं, कोई दो हो रही है तो समतलीय गति या द्विविमीय गति, और केवल एक ही चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो एक विमीय गति है या फिर सरल रेखीय गति या फिर ऋजुरेखीय गति है। तो माइंड में एकदम फिक्स कर लेना, ऐसे क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में, क्योंकि आप लोगों का ये एमपीपीएससी का बैच है, इसमें प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस गति के लिए आकाश की अनिवार्यता है। अनिवार्यता कंपलसरी रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो केवल त्रिविमीय गति के लिए अनिवार्यता है, इन दोनों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन रहेगा तो उसमें भी हो जाएंगे। ये समतल में ये नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना है। वो बात अलग है, पढ़ने के लिए हम समतल पर ही सारा कुछ डायग्राम बना के पढ़ते हैं, लेकिन समतल पर ये एग्जैक्ट घटित नहीं हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गति के तीन प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति समझ में आ गया है। और आ गया है तो हैंड रेज करिए, और उसके बाद मैं इसको बोल के लिखवाता हूं। मेरा काम खत्म, समझाने वाला अभी इतना बोल के लिखवाऊंगा, फिर इसके आगे बढ़ूंगा। तो फटाफट हैंड रेज करिए, और ये मैं पीछे बढ़ाता हूं, और शुरुआत आप लोगों को मैं नोट से ही कराऊंगा। ये डायग्राम तो मेरे साथ आप बना ही लिए हैं, शुरुआत अब यहाँ पे नोट करेंगे। तो अब मैं लिखवाना शुरू करूंगा, आपको लिखना शुरू करिए। चलो कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। सबसे पहले नोट डाल लो, उस डायग्राम के बाद नोट, और नोट में सबसे पहला बिंदु लिखो। नोट में पहला बिंदु बिंदुवार लिखना। नोट में पहला बिंदु लिखो, गणित के अनुसार 3 विमाएं होती हैं। गणित के अनुसार 3 विमाएं होती हैं। और भौतिक राशियों के अनुसार कितनी विमाएं होती हैं, एग्जैक्ट पता है ना। तो गणित के अनुसार 3 विमाएं होती हैं, एकदम सही। नहीं कुछ बोल रहे हैं, मैं देख लूं, ये कुछ बोल रहे हैं सर द्विविमीय गति एक बार और समझा दीजिए। चलो द्विविमीय गति एक बार और समझ लो, द्विविमीय गति को एक बार और समझो, कहाँ आपको दिक्कत जा रही है। भाई मैं बोल रहा हूं कि अक्ष आपको समझा दिया, मैं अभी लिखवा भी रहा हूं। तो यहाँ देखो कि 3 अक्षों में से कोई भी 3 निर्देशांकों में से कोई 2 निर्देशांक ही समय के साथ साथ बदल रहा है, तो उस व्यक्ति, वस्तु या पिंड की गति द्विविमीय गति कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, हैंड रेज करो। और क्या नहीं आया वो भी थोड़ा सा लिख के बताओगे तो क्लियर रहेगा। मैं बोल रहा हूं द्विविमीय गति में, अच्छा ये तो मैं एक विमीय गति का एग्जांपल यहां दिखा रहा हूं। ये द्विविमीय गति कि केवल 2 ही बदल रहे हैं, कोई भी 2 बदल लो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और द्विविमीय गति का मतलब सीधी बात है, ये मान लो कि ये पृथ्वी है, यहां ये पृथ्वी का सतह है, यहां से कोई एक पत्थर फेंक रहा है, और ये पत्थर अगर यहां से फेंका ऐसे तो पत्थर आके ऐसे गिरेगा। अब मेरा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, तो एक ही समय पर 2 चीजें हो रही हैं। इधर की कुछ वो दूरी भी तय कर रहा है, इधर भी दूरी तय कर रहा है, और ये ऊंचाई भी उसकी कम ज़्यादा हो रही है एक ही समय पर। तो एक ही समय पर उसकी 2 विमाएं एक साथ बदल रही हैं। कुछ भी फेंकोगे तो उससे क्या हो रहा है, एक ही समय पर कुछ ऊंचाई भी दिख रही है और पहले बिंदु से कुछ नीचे की दूरी भी दिखाई दे रही है। फिर आगे बढ़ा तो उसकी कुछ ऊंचाई कम ज़्यादा हुई, और फिर क्या हुआ, वो ऊंचाई कम ज़्यादा हुई, उसके साथ कुछ और दूरी आगे बढ़ गया। तो एक्स अक्ष पर भी आगे चल रहा है, वाई अक्ष पर भी कम ज़्यादा तो वैल्यू उसकी हो ही रही है। एक ही समय पर 2 निर्देशांक बदल रहे हैं उसके कंटिन्यूअस, और इसलिए वो द्विविमीय गति है या समतलीय गति है। अब क्लियर है?
बोलो। दादा फटाफट बोलिए, आगे लिखना भी है। भारद्वाज जी क्लास में दिख नहीं रहे हैं। चलो, तो नोट में पहला बिंदु, नोट में पहला बिंदु, गणित के अनुसार 3 विमाएं होती हैं जिन्हें क्रमशः एक्स वाई जेड, जिन्हें क्रमशः एक्स वाई जेड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें क्रमशः एक्स वाई जेड के नाम से जाना जाता है। लिखवा नहीं रहा हूं, सुन लो। ये एक्स वाई जेड लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो सकती हैं, या लंबाई, चौड़ाई, गहराई हो सकती हैं। अब इसी को मैं ऐसे किया हूं तो लंबाई है, ऐसे कर दूंगा चौड़ाई बोलोगे, कहीं और रहेगा ऐसे तो गहराई कर दोगे। तो नाम एक ही है, लंबाई हमने पढ़ लिया है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि आपको मैं जनरली बता चुका हूं डायरेक्शन सदिश सदिश में कि जनरली तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं। 4 दिशाएं, 4 उसके 90 डिग्री का जो 45 डिग्री बना के कोण बना रहे थे, तो 4 उनका अर्धक कोने, जिसको कोना बोलते हैं हम दिशाओं का, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ साइंटिफिक जो बातें हमारे पास अभी आई हैं उनको कर रहे हैं। जो पढ़ लिए हैं उस कंटेक्स्ट क्या था उसको दिमाग में रख के चलना है। जिन्हें क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई कहा जाता है। यह पहला बिंदु था। अब पहले बिंदु के बाद क्या करोगे? दूसरे बिंदु पे लिखोगे, दूसरे बिंदु पे लिखोगे, नंबर 2 पे लिखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के मान कॉमा वाई अक्ष के मान तथा जेड अक्ष के मान को, एक्स अक्ष के मान, वाई अक्ष के मान तथा जेड अक्ष के मान को सम्मिलित रूप से एक कोष्ठक में, सम्मिलित रूप से एक कोष्ठक में, सम्मिलित रूप से एक कोष्ठक में कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है, कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है, कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है, तो इसे निर्देशांक कहा 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 जाता है। उसमें से एक्स से तीर निकाल के लिख लो भुज, एब्सिसा, वाई से निकाल के लिख लो कोटि, ऑर्डिनेट, और जेड से निकाल के लगा लो क्वेश्चन मार्क। मुझे तुम लोग कल बताना, देखता हूं कितने गणित के विद्वान हो तुम लोग। जेड का मुझे नाम बताना कि जेड का नाम क्या देते हैं। इतना हो गया। इतना हो गया तो हैंड रेज करो। वैसे भी मैं स्पीड तेज नहीं रख रहा हूं बोलने का भी। जनरल ऑफलाइन क्लास में मैं देखता हूं कि बच्चे किस स्पीड में लिखते हैं, उसी स्पीड से बोल रहा हूं। खैर मेंस में आपको स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, नहीं तो बात बिगड़ेगी। ठीक है, हो गया। तो अब ध्यान से सुनो कि अब क्या अगला बिंदु क्या लिखना है। 2 बिंदु लिख लिए, अब आगे तीसरा बिंदु समझो क्या करना है। पहली बात तो कि ये डायग्राम अपने कॉपी में बना लेना, जिसका बोर्ड का फोटो आपके चैनल पर चला जाएगा। जो भी आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन है उस पर फोटो इसका मिल जाएगा। तो ये डायग्राम फोटो देखकर बना लेना, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है।